हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक से 5 नंबर चैप्टर। नाम है उसका द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। और सबसे पहले बता देता हूँ कि द एलिंग का मतलब होता है बीमार प्लेनेट। और बीमार प्लेनेट किसको कहा गया है? हमारे अर्थ को कहा गया है। ओके, और उसके लिए बीमार प्लेनेट को बचाने के लिए एक मूवमेंट हुआ था जिसको बोला जाता है ग्रीन्स मूवमेंट। ओके, ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और इसको लिखा गया है नानी फाल्केवाला के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इस जो लाइन है, द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नानी फाल्केवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। ओके, तो ये एक आर्टिकल है, लिखा था नानी फाल्केवाला जी ने, और ये पब्लिश हुआ था द इंडियन एक्सप्रेस में। कब? 1994 में, उसी ईयर में लिखा गया और उसी ईयर में पब्लिश हो गया। द इश्यूज दैट ही रेस्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया कि हमारा जो अर्थ है, इसका जो हेल्थ कंडीशन है बहुत ही ख़राब होता जा रहा है डे बाई डे। क्यों ख़राब होता जा रहा है? क्योंकि हम जो इंसान हैं, कोई भी चीज़ को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा आप लोग कि इस अर्थ के अंदर से कितना पेट्रोलियम वगैरह, कितना चीज़ें, कोयला वगैरह हम निकाल रहे हैं, जिसके वजह से जो अर्थ है उसका हेल्थ ख़राब होता जा रहा है। पेड़ पौधे काट रहे हैं, जिसके वजह से भी ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ओके, खाना कम मिल रहा है लोगों को, इंसान ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए पूरा का पूरा अर्थ का, पृथ्वी का हेल्थ कंडीशन ख़राब होता जा रहा है। तो आर्टिकल लिखा है, देखिए, One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. तो यहाँ पर क्या बताया गया कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हो जिसको मतलब लोग याद करते हैं। आप सोचिए ज़रा, कौन सा मूवमेंट को लोग याद करते हैं, या फिर आप अभी फिलहाल आप कौन से मूवमेंट को आप याद करते हैं, कर रहे हो, बता सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा एक मूवमेंट हुआ था जिसका नाम है ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट को ऐसा एक मूवमेंट था जो पूरा ज़िंदगी भर लोगों के दिमाग में सेट हो गया था, लोग इसको भूले नहीं। ओके, और कब हुआ था ये? 25 ईयर्स अगो, आज से 25 साल पहले। कब? 1994 में लिखा गया था ये बुक, आर्टिकल। उससे 25 साल पहले मतलब 1972 में द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। और सबसे पहले नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, एक मूवमेंट हुआ 1972 में, ग्रीन मूवमेंट। और कहाँ हुआ था इसका शुरुआत? न्यूजीलैंड में। एक ग्रीन मूवमेंट क्या करते हैं, ये ग्रीन आर्मी जो होते हैं, लोग होते हैं, वो करते हैं कि पेड़ पौधे को मत काटो, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, ऑक्सीजन देगा, ऐसे करके जो मूवमेंट होता है। ओके, सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक बैक। और तब से 1972 से ये जो ग्रीन मूवमेंट है कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ता रहा ये मूवमेंट। और ये मूवमेंट बहुत ही ज़रूरत था। ठीक है, लोग समझने लगे थे तब से कि ये ग्रीन मूवमेंट का ज़रूरत है इस दुनिया को, नहीं तो डे बाय डे हमारा अर्थ का कंडीशन है जो बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। और बीच में आप लोगों को बोल रहा हूँ कि देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करने में बहुत ही हार्ड वर्क लगता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, आप अगर वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे। थैंक यू। उसके बाद देखिए, वी हैव शिफ्टेड वन हॉप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। और सबसे पहले बता दूं कि जो चीज़ मतलब ज़िंदगी में भी चेंज नहीं होने वाला था, ओके, irrevocably मतलब जो चीज़ चेंज नहीं होने वाला था, जिसको चेंज ना किया जाए, वो हुआ था। वी हैव शिफ्टेड, हम शिफ्ट हो चुके थे, इंसान शिफ्ट हो चुका था। कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट हो चुका था? पहले लोग इस दुनिया को, इस अर्थ को एक मशीन समझते थे। ओके, मशीन, जितना हो सके हम इससे इस्तेमाल कर ले, दुनिया में कितना सारा पेड़ पौधे हैं, काटो लगाओ, काटो लगाओ, काटो, ये बनाओ, घर बनाओ। सिर्फ दुनिया में लोग इस दुनिया को, अर्थ को सिर्फ एक मैकेनिस्टिक व्यू से देखते थे, सिर्फ और सिर्फ एक मशीन समझते थे। लेकिन लोगों का जो थिंकिंग है वो चेंज हो गया था। कहाँ से कहाँ तक? मैकेनिस्टिक व्यू से कहाँ तक चेंज हुआ था? ए हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। लोगों में ये चेंजेस आया था कि लोग इस दुनिया को, ये अर्थ को सिंगल यूनिट में देखने लगा था। ठीक है, एक एनवायरनमेंट के रूप में देखने लगा था। नहीं, ये भी तो एक इंसान जैसा ही है। ओके, ये दुनिया भी, अर्थ भी एक इंसान जैसा है, इसको भी दर्द होता है, इससे भी खून निकलता है, इसको भी भूख लगता है। ये थिंकिंग लोगों में धीरे धीरे आने लगा था। ओके, इट इज़ ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी दैट द introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolve around the Sun। तो ये इंसानों में एक क्रांति की तरह आता है। ओके, ह्यूमन बीइंग में ऐसा शिफ्ट हुआ, ऐसा परिवर्तन आया कि ये क्रांति की तरह परिवर्तन आया। कैसे परिवर्तन आया? क्रांति जैसे कोपरनिकस है, कोपरनिकस बहुत बड़ा ये साइंटिस्ट भी हुए। तो इन्होंने 16th सेंचुरी में बोला था कि इस दुनिया में अर्थ और साथ दूसरा जितना सारा
प्लेनेट है, ओके, ये सूरज के चारों तरफ घूमता रहता है। ये जो क्रांति था उस समय में हर एक व्यक्ति के कानों कानों में आया था, और उस समय में ये क्रांति लाया था हर साइंटिस्ट के लिए। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, और ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि देयर इज़ ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उस समय पूरा पृथ्वी में, पूरा वर्ल्ड वाइड एक ज्ञान आया था लोगों में कि ये जो अर्थ है, अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थ में भी जान होता है। ओके, एन एनार्मस बीइंग ऑफ व्हिच वी आर पार्ट, एक ऐसा एनार्मस चीज़ है, इतना बड़ा चीज़ है जिनमें हम छोटे छोटे पार्ट है। हम इंसान, हम पेड़ पौधे एक छोटे छोटे पार्ट है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ओके, इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, और इस अर्थ का भी खुद का एक बेसिक नीड होता है। जैसे हम इंसानों को भी तो बेसिक नीड होता है, क्या खाना चाहिए, हमें नींद चाहिए, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोटी चाहिए, सही ना? नहीं, ये हमारा मेटाबॉलिक नीड्स है। तो अर्थ को भी तो मेटाबॉलिक नीड्स होता है, अर्थ को भी चाहिए। क्या चाहिए अर्थ को? अर्थ को भी तो रेस्ट करना है, अर्थ को भी थोड़ा सा खाना चाहिए। हम तो खाना उल्टा निकाल रहे हैं अर्थ से, तो अर्थ को भी तो चाहिए सब। क्या चाहिए? पेड़ पौधे चाहिए, अर्थ को लगाना चाहिए। वाइटल प्रोसेसेस व्हिच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, और अर्थ का भी ऐसे ही कुछ वाइटल प्रोसेसेस है। अर्थ को भी ऐसा कुछ चाहिए, जैसे ह्यूमन को चाहिए वैसे अर्थ को भी चाहिए, और उसको हम रेस्पेक्ट करना चाहिए। और ऐसे अर्थ के जो ये वाइटल प्रोसेसेस है, मेटाबॉलिक नीड्स है, वो हमको क्या करना चाहिए? सुरक्षित रखना चाहिए। ओके, द आर्ट्स वाइटल साइन रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, और अर्थ में ऐसे सिंबल, ऐसे साइन दिखाई दे रहा है, रिवील हो रहा है डे बाई डे, जिससे हमको पता लग रहा है कि ये जो अर्थ है उसका हेल्थ कंडीशन थोड़ा सा धीरे धीरे खराब हो रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टूवर्ड ऑफ द प्लेनेट एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जेनरेशन। और यहाँ पर यह बताया गया है कि हमको भी मतलब रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ओके, हमारा भी एथिकल ऑब्लिगेशन है, हमारा एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि हमको भी इस अर्थ का एक मैनेजर होना पड़ेगा। स्टुअर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ मैनेज करना, जो मैनेज करता है उसे ये स्टुअर्ड बोला जाता है। तो हमको क्या क्या होना पड़ेगा? इस अर्थ का हमें मैनेजर होना पड़ेगा, हमको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा इस दुनिया का, हमें रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज बनना पड़ेगा, मतलब पर्सन, रेस्पॉन्सिबल पर्सन होना पड़ेगा, जिसको हम फ्यूचर जनरेशन को क्या चाहिए, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम ये सब सेव करते जाए, इसका हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, खुद को लेना पड़ेगा। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, क्या नाम था कॉन्सेप्ट का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ये कब पॉपुलर हुआ? 1987 में पॉपुलर हुआ। किसके द्वारा? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये पॉपुलर हो गया। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडियाज एज, और इस रिपोर्ट के अनुसार इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें कहा गया है कि डेवलप दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कि डेवलप करो। ओके, डेवलपमेंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना सारा इस दुनिया का डेवलपमेंट करना चाहते हो तो करो, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट द नीड्स। लेकिन फ्यूचर जनरेशन को कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। फ्यूचर आपको जितना मिल रहा है, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी उतना ही मिले जितना आपको आज मिल रहा है। फ्यूचर जनरेशन भी ये इसका कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, अच्छा नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है, हाँ अपना तो दिन काट ही रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आपको जितना मिल रहा है फ्यूचर जनरेशन को भी उतना ही मिले, तो इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करो लेकिन थोड़ा सा सस्टेन करके, दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्स फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। और इसको इतना बर्बाद मत करो ये नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इसको इस्तेमाल कर पाए। और उसके बाद कहा गया है, देखिए, इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, एक जगह था, जू था, कहाँ पर जू था? ये लुसाका जाम्बिया में। देयर इज ए केस, वहाँ पर एक पिंजरा है, देयर इज ए केस वेयर द नोटिस रीड्स, और वहाँ पर एक नोटिस है। नोटिस में क्या लिखा है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। उस नोटिस पे लिखा है कि इस पिंजरे के अंदर इस दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल मिलेगा। इनसाइड द केस देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर, और अंदर जब जाएंगे आप तो वहाँ पर कोई भी एनिमल नहीं मिलेगा, जानवर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक मिरर मिलेगा, आपको आईना मिलेगा। वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ पर आप जाएंगे उधर आप सिर्फ उस आईने पर सिर्फ अपने आप को देख सकते हो, उस शीशे पे अपने आप को दिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा डेंजरस एनिमल कौन है? हम ह्यूमन बींग हैं। क्यों कहा गया है कि ह्यूमन बींग को डेंजरस? क्योंकि देखिए, कोई भी एनिमल इस दुनिया के चीज़ों को ख़राब नहीं कर रहा है। अर्थ पर पेड़ पौधे हैं, क्या एनिमल ख़राब करेगा इसको? अर्थ पर जो पेट्रोलियम है, कोयला है, ओके, गोल्ड है, जितना सारा खाना है, देखिए एनिमल ख़राब कर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंसान ख़राब कर रहा है। इंसानों के वजह से ही आज इस दुनिया का, इस अर्थ का इतना बुरा हाल हुआ है। अर्थ धीरे धीरे बीमार पड़ता जा रहा है। 2 दिन बाद भूकंप आने लगता है। 2 दिन बाद क्या होता जा रहा है? देखिए, सुनामी आता जा रहा है। जापान में 2011 में इतना ज़बरदस्त सुनामी आया,
2015 में क्या आया, देखिए नेपाल में इतना बड़ा भूकंप आया। ओके, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए। आप बोल सकते हैं कि नेचुरल चीज़ें है, होता ही है, नहीं, नेचुरल चीज़ें हो सकता है, लेकिन इफेक्ट है ह्यूमन बींग का इफेक्ट है ये। ओके, उन्होंने जो जो बुरा काम किया है, इतना पेड़ पौधे काट रहा है, इतना बड़ा बड़ा मकान बना रहा है, ओके, इसका इफेक्ट है ये। तो उसके बाद देखिए क्या बोला है, ओके, यहाँ पर था, थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, और यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ को धन्यवाद दिया है यहाँ पर लिखिका कि ठीक है, थैंक यू देता है कि इतना सारा अच्छा स्टेप लिया, इतना मिरर लगा के लोगों को समझाया कि लोग ही सबसे बड़ा बेईमान है, लोग सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल है इस दुनिया को ख़राब करने के लिए। ए न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on a domination to one based on the partnership. और ये बताया गया है कि हमें शिफ्ट होना है, कहाँ से, कि हमें डोमिनेशन नहीं करना है, कोई भी चीज़ के ऊपर हमें डोमिनेशन नहीं करना है, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, शोषण नहीं करना है। हमें कैसे करके रहना चाहिए, हमें पार्टनरशिप करके रहना चाहिए। हमको इस दुनिया को डोमिनेशन नहीं करना है, हमें क्या करना, पार्टनरशिप करना है, एक दूसरे को पार्टनरशिप करके अच्छे से देखभाल करना चाहिए। आपको जो चाहिए वो आपको दो, और आपको जो चाहिए वो आपको देगा। तो ऐसे पार्टनरशिप बन के ही काम बन सकता है, बड़ा हो सकता है। आफ्टर दैट क्या होता है, देखिए, साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज विथ व्हिच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। और साइंटिस्ट ये बताता है कि उन लोगों ने एक कैटलॉग बनाया कि 1.4 मिलियन मतलब कम से कम 14 लाख लिविंग स्पेसीज इस दुनिया में हैं जो इंसानों के साथ रहता है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पेसीज। और ऐसे अनकैटलॉग स्पेसीज है, ऐसे स्पेसीज है जिसका कोई हिसाब किताब है ही नहीं। ओके, बायोलॉजिस्ट रेकॉन दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन, कम से कम 300 से 100 मिलियन तक ऐसे लिविंग स्पेसीज है जो मतलब अंधकार में है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, गुमनाम है। और ये हमारे लिए खूबी शर्म का बात है कि इतना सारा लिविंग स्पेसीज होने के बावजूद हमको याद नहीं है, कैटालॉग नहीं है, इसका रिपोर्ट नहीं है। ये हमारे लिए खूबी शर्मनाक बात है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस व्हिच डील्ड, देखिए, एक इंटरनेशनल कमीशन है इंटरलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रेन कमीशन। और वहाँ पे किसके ऊपर सवाल जवाब हुआ, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर सवाल जवाब हुआ, जहाँ पर कमीशन हुई हैड ए डिस्टिंग्विश इंडियन एज ए वन ऑफ इट्स मेंबर। और वहाँ पर इंडिया का एक मेंबर थे जिसका नाम था मिस्टर LK झा। उन्होंने फर्स्ट ब्रेन रिपोर्ट बनाया, और ब्रेन रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा, ये सवाल पूछा कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स ए स्कोर्स प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डिजार्ट इम्पोवराइज्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पर स्कोर्स मतलब जला हुआ प्लेनेट। ओके, और उन्होंने बोला कि क्या हमारे सक्सेसर को, क्या हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम एक जला हुआ प्लेनेट छोड़ के जाएंगे उनके लिए, जो हम धीरे धीरे डिजर्ट बनता जा रहा है, उनके लिए क्या हम डिजर्ट छोड़ के जाएंगे, उनके लिए क्या हम डिस्ट्रॉय, जो लैंडस्केप है डिस्ट्रॉय हुआ है वो छोड़ के जाएंगे, क्या हम एक बीमार, एलिंग का मतलब बीमार एनवायरनमेंट छोड़ के जाएंगे। ऐसा सवाल पूछा, किसने, मिस्टर LK झा ने। नाम याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। मिस्टर लेजर और ब्राउन, यहाँ पर उनका किताब है, इन हिज थॉटफुल बुक, किताब का नाम क्या है, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, पॉइंट आउट दैट, वो किताब में ये बताया गया, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि आर्ट्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4। अर्थ, इस दुनिया का, इस अर्थ का 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके वजह से ये अर्थ चलता है, जिसके वजह से इंसान भी चल रहा है, इंसान भी जिंदा है, ये अर्थ भी जिंदा है जिसके वजह से। ओके, क्या है वो, फिशरीज है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है एंड क्रॉपलैंड है। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। यही चार चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है ऐसा कि ये 4 चीज़ें है जो कि हमारा जो देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको बैलेंस में रखता है। ये 4 अगर होता नहीं तो पैसा कैसे मैनेज होता है, पैसे कैसे आते हैं, आप ज़रा सोचिए। फिशरी से पैसा आता है, फॉरेस्ट से पैसा आता है, ग्रासलैंड से आता है, क्रॉपलैंड से आता है, तो इसी की वजह से तो देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जीडीपी निकलता कैसे, ये चारों चीज़ों से। इन एडिशन टू सप्लाइंग और फूड, ये तो फूड देता ही देता है, उसके बाद उसके अलावा क्या करता है ये, दिस 4 सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स टू फॉर इंडस्ट्री। और ये 4 जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये इंडस्ट्री को क्या भेजता है, रॉ मटेरियल्स देता है। ओके, रॉ मटेरियल्स तो पता ही होगा, कच्चा माल, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डायरेक्ट सिंथेटिक। और क्या नहीं देता, ये छोड़ के, मिनरल और पेट्रोलियम छोड़ के जो इंडस्ट्री को जाता है, पेट्रोलियम और मिनरल, ये दोनों छोड़ के बाकी हर एक चीज़ें कहाँ से आता है, वो बायोलॉजिकल सिस्टम से आता है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम्स आर रीचिंग एंड अनसस्टेनेबल लेवल। और दुनिया में कोने कोने तक क्या हो गया है, ये सारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है 4, ये अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच चुका है, मतलब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो चुका है।
ओके, पहले जितना था अब उतना नहीं है, बहुत सारा खत्म हो चुका है, तो अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंच चुका है। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, और ऐसे परिस्थिति पर आ चुका है कि एक प्रोडक्टिविटी का जो लेवल होता है वो इम्पेयर्ड हो चुका है, पेयर में नहीं है। जैसे इस दुनिया में जितना सारा इंसान है, पहले कितना कैसा था, आज से 50 साल पहले जितना सारा इंसान है उतना खाना था, उससे भी ज़्यादा खाना था इस दुनिया में। धीरे धीरे 20 साल गया तो क्या हुआ, जितना सारा इंसान है उतना ही खाना था। अभी धीरे धीरे क्या हो गया, 20 साल और चला गया, इंसान जितना है उससे कम है खाना, इंसान ज़्यादा हो गया और खाना कम हो गया। ओके, तो बैलेंस नहीं रहा ना, इम्पेयर्ड हो गया। ऐसा होगा तो क्या होगा, इंसान खाना ना खा के मरेगा, खाना ही नहीं मिलेगा खाने के लिए तो मर जाएगा। व्हेन दिस हैपेंस, और ये जब हो जाएगा, पूरा इम्पेयर्ड हो जाएगा, तब क्या होगा, फिशरीज कॉलेप्स, जो फिशरी होगा वो कॉलेप्स हो जाएगा, जो फॉरेस्ट होगा डिसअपियर हो जाएगा, जो ग्रासलैंड्स होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक बंजर ज़मीन वेस्टलैंड बन जाएगा, क्रॉपलैंड जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को प्रोटीन चाहिए एनर्जी के लिए। ओके, लोग हंग्री है इनके लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, इसीलिए लोगों को एनर्जी चाहिए, इसीलिए लोग क्या करते हैं, ओवर फिशिंग कर रहा है एवरी डे। इन पोर कंट्रीज और गरीब गरीब देशों में जहाँ पर गैस वगैरह नहीं है, वहाँ पर क्या होता है, चूल्हा जलता है, लकड़ी चाहिए जलाने के लिए। लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, और लोकल फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे हट रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। किस लिए, ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड बनाने के लिए, लकड़ी बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, फॉर कुकिंग इन सम प्लेसेस। और कोई कोई प्लेस में तो क्या होता है, फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, और ऐसे ऐसे जगह जो फायरवुड है, लकड़ी है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही उसका दाम ज़्यादा है। ओके, और एक बात कहा है यहाँ पर, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या है, व्हाट गोस अंडर अ पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोस इनसाइड इट। देखिए, चूल्हा पे आपको क्या पक रहा है वहाँ पर, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। कॉस्टली क्या ज़्यादा होता है कि चूल्हे के नीचे जो अंदर लकड़ी जो जाता है ना, वो ज़्यादा, उसकी कीमत ज़्यादा हो जाता है। ओके, सही है कि खाना अगर आप खा रहे हो, अगर मीट बना रहे हो ना, तो मीट से भी ज़्यादा कॉस्टली क्या बन जाता है, वो लकड़ी का दाम उल्टा हो जाता है आपका। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स, और यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में डॉक्टर मेयर ने क्या कहा, बताता हूँ, बहुत ही अच्छा बात बताया उन्होंने, आपको ये अंडरलाइन करना जरूरी है। द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन तो पता है, डेवलपमेंट, ओके, एग्जिस्टेंस, कि ये जो फॉरेस्ट है ये एक पावर हाउस है जहाँ से जन्म होता है, किसी का भी एग्जिस्टेंस होता है, जन्म होता है। यस, ये सच बात बताया उन्होंने। सेवरल स्पेसिस ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और ये यहाँ पर इतना सारा स्पेसिस रहता है इस पावर हाउस पे, जंगल में, फॉरेस्ट में, जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन, खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। ओके, उसके बाद देखिए, इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, और बहुत ही अच्छा बात बताया है कि सबसे पहले क्या है इस दुनिया में, इंसानों से भी पहला आया फॉरेस्ट। ओके, डिजर्ट फॉलो, उसके बाद क्या आ गया, डिजर्ट आ गया, मतलब बीच में क्या है, इंसान, पहले फॉरेस्ट आया, बीच में इंसान आए, और उसके बाद डिजर्ट हो गया। ओके, किस लिए हुआ, इंसानों ने बना दिया डिजर्ट को, इतना बुरा है। द वर्ल्ड एंशियंट पेट्रोनोमी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ एरोडिंग एट रेट ऑफ 40 to 40 मिलियन एकर्स ऑफ ईयर, और हमको जो इतना सारा मिला है, हेरिटेजेस जो मिला है इस पेट हमारे पूर्व पुरुष से, ओके, हमारे ग्रैंड फादर से हो या फिर उससे पहले किसी से मिला हो, इनहेरेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। जैसे 40 to 50 मिलियन एकड़ से ईयर, और हमारे ये जो फॉरेस्ट मिला था हमको, ये साल में कम से कम 40 to 40 मिलियन डिस्ट्रॉय होता जा रहा है धीरे धीरे। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, और जो डंग होता है, जो खराब चीज़ें रह जाता है ना, जो हमारे खाना खा के जो बाकी वेस्टेज जो रह जाता है, उसको डंग बोला जाता है। ओके, वो डंग भी हम क्या करते हैं, वो डंग को हम जला देते हैं। जो डंग सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो डंग, वो वेस्टेज अगर हम सॉइल में दे देते हैं ना, तो सॉइल का जो फर्टिलाइजर है, पावर है, वो बढ़ जाता है, लेकिन हम उसे भी जला देते हैं, इतना बुरा कर रहा है। और वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, एक एस्टिमेट लगाया था, क्या, द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, हमें कम से कम क्या बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 5 गुना फॉरेस्ट प्लांटिंग बढ़ाना पड़ेगा। जितना हम ऑलरेडी कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, उससे 5 गुना ज़्यादा हमको फॉरेस्ट में प्लांट लगाना पड़ेगा। इस नीडेड टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड, क्योंकि डिमांड इन द ईयर 2094 में लिखा था, उससे 6 साल बाद कहा कि 2000 जब तक आएगा तो फ्यूल वुड का डिमांड बढ़ जाएगा, लोगों को चाहिए होगा, चूल्हा जलाने के लिए चाहिए होगा, फॉरेस्ट चाहिए होगा, लकड़ी चाहिए होगा, तो इसीलिए हमको कम से कम 5 गुना ज़्यादा फॉरेस्ट में प्लांटिंग लगाना ज़रूरी है, तभी जाके ये नीड पूरा होगा 2000 सन तक। ओके, तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक आज स्टॉप करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, अगर समझ में आए लाइक करें, शेयर करें, और BH ट्यूशन क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें जाए। थैंक यू सो मच।